हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। और प्रैक्टिस सेट में हमने कई प्रैक्टिस सेट अभी तक सॉल्व कर लिए हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन के, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स लिए हैं हमने इसमें, और उन क्वेश्चंस के हम यहाँ पर जितने भी केमिस्ट्री के आपके चैप्टर्स आए थे उनके क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे हैं, ठीक है। पहले हमने एमसीक्यूज देखे, फिर हमने फिलअप्स देखे, ट्रू फॉल्स हमने वहां पर देखे, साथ ही अब हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे अपने कुछ सेशन में, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में भी हमारा 6th प्रैक्टिस सेट है ये, इसमें भी हम क्वेश्चन आंसर्स को लेके चलेंगे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप में। यानी कि लॉन्ग आंसर में अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है तो किस प्रकार से आप उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे वो यहाँ से आपको बताया जाएगा। ओके, आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑन एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। यानी कि लोहे का कोई गेट है और उस लोहे के गेट को जंग लगने से बचाना है, ठीक है। और आपको एक्सप्लेन करना है कि पेंट लगाने से किस प्रकार से उस लोहे के गेट को रस्टिंग से बचाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सपोज आपका कोई ये आयरन का बना हुआ गेट है, ठीक है, लोहे का कोई गेट है। इस लोहे की गेट को हमने पेंटिंग करके उसके ऊपर पेंट लगाना है, कोई भी पेंट लगा दीजिए आप, और उससे फिर क्या होगा, इसको जंग नहीं लगेगा ऐसा हम कह रहे हैं। तो जंग क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, होता क्या है, जंग लगने की प्रक्रिया में आपने क्या सीखा था कि जो ये गेट है ये किससे बना हुआ है? आयरन से, यानी लोहे से बना हुआ है। और लोहे का क्या होता है? संक्षारण होता है, यानी उस पर जंग लगता है। जंग कैसे लगता है कि लोहा जब खुले में, गेट कहाँ होगा? खुले में होगा, घर में होगा लगा हुआ, ठीक है। तो वो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जितनी भी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन, और हवा भी हम कभी कभी कहते हैं, और साथ में मॉइस्चर जो नमी है वहां पर, पानी की जो प्रेजेंस है, उसके कारण उन दोनों से अभिक्रिया कर, क्या कहा, ये जो लोहा है, ये लोहा पर्यावरण में जितनी भी ऑक्सीजन है और वाटर जो है, नमी जो है, मॉइस्चर, उसके साथ मिल करके अभिक्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा? रस्ट यानी कि जंग का निर्माण करेगा। इससे क्या हो जाएगा? ये लोहे का गेट खराब हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने वो मॉइस्चर कंटेंट को और जो ऑक्सीजन है उसको इस लोहे तक पहुंचने से बचाना है। तो इस तक बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वो लोहे की कोई भी जो सामान है, सपोज इसी को गेट मान लीजिए, लोहे का गेट है आपका, ये लोहे का गेट एनवायरमेंट में कहीं पर रखा हुआ है, तो ये एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से भी और मॉइस्चर, नमी से भी आपका अभिक्रिया करके इसके ऊपर जंग की परत लग जाएगी। हम कह रहे हैं कि इस लोहे की बॉडी को उस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, यानी कि संपर्क में आने से, और आपका दूसरा किसके संपर्क में आने से, जो आपके एनवायरमेंट में नमी है उसके संपर्क में आने से रोकना है। तो संपर्क में आने से रोकने के लिए इस लोहे के गेट के ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं कि पेंट लगा दिया जाता है। अब वो पेंट की एक लेयर चढ़ गई इसके ऊपर, तो अब जो ऑक्सीजन है पर्यावरण की और जो पर्यावरण में नमी है, वो दोनों क्या होंगे, उस पेंट की जो लेयर है उससे कांटेक्ट में आएंगे, उससे संपर्क में आएंगे, ना कि आयरन के गेट में जो आयरन प्रेजेंट है उसके, ठीक है। तो इस प्रकार लोहे के गेट को हम पेंट लगा करके उसका संक्षारण होने से या उस पर जंग लगने से बचा सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये लोहे का गेट था, इसके ऊपर एक सुंदर सा आपने पेंट लगा दिया, ठीक है। तो उससे आपका गेट सुंदर तो दिखेगा ही, साथ ही क्या होगा, जो एनवायरमेंट में क्या थी, ऑक्सीजन थी O2, और साथ में क्या थी, H2 नमी, इन दोनों के संपर्क में आने से अब ये पेंट की लेयर जो है, परत जो है पेंट की, वो रोकेगी, इन दोनों को लोहे तक पहुंचने से रोकेगी। क्लियर है? जब लोहे तक वो चीजें नहीं पहुंच पाएंगी तो रस्टिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि जंग नहीं लगेगा। ओके, क्लियर है? चलिए आंसर किस प्रकार लिखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट विद वाटर दैट इज मॉइस्चर। यानी कि जंग लगना, जंग जो लगता है उसके लिए किस चीज की जरूरत है,
उस आयरन के जो लोहा है, जो गेट लोहे से बना हुआ है, उस लोहे का वाटर यानी मॉइस्चर के संपर्क में, नमी के संपर्क में आना जरूरी है और ऑक्सीजन के संपर्क में आना जरूरी है। ऑक्सीजन तो है ही एनवायरमेंट में और नमी भी थोड़ी बहुत मात्रा में। इसीलिए क्या होता है, लोहे का कोई भी सामान जो खुले में पड़े रहता है और थोड़ा बहुत पानी के संपर्क में भी आता है तो उससे फिर क्या होता है, वो खराब होने लग जाता है या उस पर जंग लगनी शुरू हो जाती है। ओके, बाय पेंटिंग एन आयरन गेट, पेंटिंग करने से यानी उस पर पेंट की लेयर चढ़ाने से वी प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। हम क्या करते हैं, पेंट लगा करके ये जो अंदर लोहा है, इस लोहे को ऑक्सीजन और H2O से संपर्क में आने से रोकते हैं। कौन रोकता है, ये पेंट की लेयर रोकती है। क्लियर है? दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। इससे क्या हो रहा है, जो आयरन की रस्टिंग हो रही है यानी कि उस पर जंग लग रहा है, उससे बचाया जा सकता है। किसके कारण, पेंट लगाने के कारण। ठीक है, यानी पेंट लगाएंगे तो उससे, सिंपल है, अगर पेंट लगा दिया तो जो गेट का लोहा है, वो लोहा जो हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन और वाटर है उसके संपर्क में नहीं आ पाएगा, और जब वो संपर्क में नहीं आएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी, यानी जंग का निर्माण नहीं। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसका आंसर नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। क्या कहा जा रहा है, जो रस्टिंग होती है आयरन की, यानी लोहे पर जो जंग लगता है, वो जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज यानी जो पानी के किनारे वाले इलाके हैं आप, ठीक है, वहां या जहां पर नमी ज्यादा होती है वहां पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, किसकी तुलना में, जो आपके रेगिस्तान वाले इलाके। ठीक है, तो रेगिस्तान वाले इलाके में क्या होती है, वहां होती है गर्मी। गर्मी होगी तो नमी वहां पर क्या होगी, कम होगी। यानी जो मॉइस्चर कंटेंट आप बात कर रहे हैं, किस केस में, जब रस्टिंग हो रही है तो H2O भी रिएक्ट कर रहा है आपका आयरन के साथ, तो वहां पर H2O कम है, यानी कि नमी कम है वहां पर। कहां पर, रेगिस्तान में, वहां पर गर्मी ज्यादा है ना। और बात करेंगे कोस्टल रीजन की, तो कोस्टल रीजन में आपके पानी यानी नमी की मात्रा ज्यादा है, तो वहां नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, लोहे पर जंग ज्यादा लग रहा है। कौन से एरिया में, कोस्टल एरिया में। और आपका जो दूसरा क्या है, डेजर्ट वाले इलाके हैं, यानी कि रेगिस्तान वाला जो आपका इलाका है, वहां पर क्या हो रहा है, नमी नहीं है चूंकि, तो इसकी वजह से लोहे की वस्तुओं पर जंग कम लग रहा है। क्लियर है? रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट विद वाटर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन कोस्टल एरिया। ह्यूमिडिटी इज मोर, आर्द्रता ज्यादा होती है वहां पे, नमी ज्यादा होती है, कंपैरिजन टू दैट इन डेजर्ट। किसके कंपैरिजन में, रेगिस्तान वाले रेतीले इलाकों की कंपैरिजन में। ठीक है, हेंस रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज, यानी कि जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वहां पर तीव्र गति से या जल्दी से जंग लग जाता है लोहे की वस्तुओं पर, दैट इन डेजर्ट एरिया। किसके कंपैरिजन में, डेजर्ट एरियाज के कंपैरिजन में, यानी रेगिस्तान में धीरे धीरे होगा अगर जंग लगने की प्रक्रिया होगी, लेकिन वहीं पर कोस्टल एरियाज में बहुत जल्दी जंग लगेगा। मेन डिफरेंस क्या है, कोस्टल एरियाज में आर्द्रता ज्यादा है यानी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, वहीं पर रेगिस्तान में आर्द्रता ज्यादा नहीं है, शुष्क होता है वहां का एनवायरमेंट होता है। ओके, क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर हम नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गिव डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि किसके बीच में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच में अंतर स्थापित करना है कि मेन अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक साइड है आपका फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन।
तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पहला है व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, जब कोई भी पदार्थ कहाँ जाता है, भौतिक परिवर्तन में जाता है, इट्स कंपोजिशन रिमेन्स द सेम डिस्पाइट इट्स मॉलिक्यूल्स बीइंग रीअरेंज। क्या कहा जा रहा है, उसका कंपोजिशन सेम रहता है, यानी कि जिन घटकों से वो मिलकर के बना हुआ है वो घटक वैसे ही रहेंगे, लेकिन अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार का शायद परिवर्तन आ सकता है। मॉलिक्यूल जो आपके अरेंज है उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ सकता है, कंपोजिशन सेम रहता है, ठीक है। वहीं पर अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज चेंज्ड entirely, thus chemical changes involve the formation of new substance। क्या कहा जा रहा है कि कंपोजिशन में पूर्ण रूप से किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन आ जाता है, और इसी कारणवश क्या होता है, क्योंकि अगर कंपोजिशन चेंज हो गया दैट मीन्स कि पूरा प्रोडक्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो न्यू सब्सटेंस वहां पर फॉर्म होता है, और हमेशा जब भी ये कहा जाता है कि जिस भी परिवर्तन में नया कोई पदार्थ बनेगा दैट मीन्स कि वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि केमिकल चेंज हो रहा है। क्लियर है, क्या समझे बच्चे, कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहां पर घटकों में परिवर्तन आता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, जबकि जो फिजिकल आपका चेंज है उसमें किसी भी प्रकार से कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। तो पहला मेन डिफरेंस यही है, और जो कहता है कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओके, चलिए पहला हो गया क्लियर। देन सेकंड क्या है, फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, एक अस्थायी रूप का परिवर्तन होता है, या टेम्परेरी जिसे आप कह सकते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि फिजिकल चेंज के बाद में दोबारा से आपको वही जो इनिशियल आपका सब्सटेंस था वो प्राप्त हो सकता है। जैसे बहुत छोटा एग्जांपल है पानी का, जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जल का जो परिवर्तन होता है वो भौतिक अवस्था में परिवर्तन का या भौतिक परिवर्तन का बहुत अच्छा उदाहरण, ठीक है। आपने देखा बर्फ को अगर गर्म जगह पर रखा जाए या उसको ज्यादा तापमान दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, पिघलने लग जाता है, यानी वो पानी में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वहीं पर दोबारा से अगर उस पानी को कम तापमान पर ले जाया जाता है तो वो फिर से ठोस अवस्था यानी बर्फ के रूप में बदल जाती है। तो ये क्या है, टेम्परेरी चेंज हुआ। ओके, जबकि अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, ये कैसा होता है, एक स्थायी प्रकार का परिवर्तन होता है, क्योंकि ये कैसी होती है, आप पढ़ते हैं इरिवर्सिबल होती है, कि दोबारा आप इनसे दूसरा पदार्थ या जिस पदार्थ से उत्पन्न हुए हैं उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी एक बार जल गई अगर तो दोबारा से आप उससे लकड़ी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। और फिजिकल चेंज सेकेंड हो गया आपका। थर्ड क्या है, और फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इट शेप, साइज, स्टेट, फिजिकल स्टेट। ओके, तो क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या करता है, अफेक्ट किस पर प्रभाव डालता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, यानी कि भौतिक गुण प्रभावित होते हैं उसके। केमिकल चेंज उसमें या केमिकल जो उसकी प्रॉपर्टीज है उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि शेप में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है, साइज में परिवर्तन आ सकता है। जैसे आप कह रहे थे कि आपने बड़े कागज के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में जब कट किया तो उसमें साइज में परिवर्तन आया, ठीक है। और शेप में आप किसी प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं। और क्या कहा गया है, स्टेट में, जैसे पानी की बात की हमने तो पानी को अलग अलग अवस्थाओं में रखा गया तो वो उसकी फिजिकल स्टेट में परिवर्तन था, तो ये सारा किसमें आता है, फिजिकल चेंज में आता है। लेकिन जब आप केमिकल चेंज की बात करते हैं तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन विल चेंज, यानी कि आपका जितना भी केमिकल चेंज हो रहा है, कहीं पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो उस सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसका, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कंपोजिशन चेंज होने की वजह से दोनों प्रकार के आपको जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनमें क्या है, ये एक और अंतर है, ठीक है, कि फिजिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज की बात करता है, वहीं पर केमिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आने की बात करता है। ओके, वहीं पर नेक्स्ट है आपका फिजिकल चेंज इन्वॉल्व वेरी लिटिल टू नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी,
ठीक है, फिजिकल चेंज में आपको बहुत कम ऊर्जा में एनर्जी का अवशोषण दिखता है, वहीं पर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, जबकि जो आपकी रासायनिक परिवर्तन होते हैं या तो उनमें ऊष्मा एनर्जी ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगी या फिर कंज्यूम हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज एज फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये क्या है? ये सारे उदाहरण हैं आपके भौतिक परिवर्तन के। क्या क्या? पानी का जमना, वैक्स का मोम का पिघलना, वहीं पर पानी का उबलना, ये सारे कैसे हैं? फिजिकल चेंजेस है। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि खाने का जो भी आपका भोजन होता है उसका पाचन, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, एंड रस्टिंग यानी कि संक्षारण। जो आप कहाँ पढ़ रहे थे कि जब लोहे के गेट को पेंट कर रहे थे तो ये रस्टिंग टर्म आई थी, तो ये क्या होती है? ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जब लोहे की वस्तु एक बार खराब हो गई जंग लगने से तो उसको दोबारा बचाया नहीं जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है जनरली फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ओके, फिजिकल चेंज में जनरली सामान्य रूप से किसी भी प्रकार से एनर्जी का उत्पादन नहीं होता है। ओके, वहीं केमिकल चेंज यूजुअली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड। ठीक है, तो क्या कहा गया? भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार की आपकी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं है, यानी उत्पादन नहीं हुआ है ऊर्जा। ओके, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा किसी भी फॉर्म में उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो ध्वनि के रूप में हो, ऊष्मा के रूप में हो या फिर प्रकाश के रूप में। क्लियर है? चलिए ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट है इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ओके, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। क्लियर? नया पदार्थ कब बनेगा? जब कंपोजिशन चेंज होगा। जब कंपोजिशन यानी घटक ही चेंज नहीं हुए हैं तो आपका बनने वाला पदार्थ सेम ही रहेगा, चाहे उसके शेप में आपने चेंज कर दिया। जैसे पानी के केस में पानी क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। वही पानी आपने बर्फ के रूप में देखा तब भी H2O ही था, वही पानी आपने वेपर भाप के रूप में देखा तब भी H2O ही था। तो कंपोजिशन सेम है, इस वजह से आपका नया पदार्थ नहीं फॉर्म हो रहा है, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, शेप में परिवर्तन आ सकता है किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से नया पदार्थ नहीं बनेगा। जबकि जो केमिकल चेंज होता है ये हमेशा किसकी बात करता है? अकम्पनीड बाय वन और मोर न्यू सब्सटेंस। ओके, यहाँ पर एक या एक से ज्यादा नए पदार्थ आपके बन सकते हैं। ओके, देन लास्ट है आपका फिजिकल चेंज इज इजीली रिवर्सिबल, दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर। ओके, क्या कहा जा रहा है? फिजिकल चेंज में आप रिवर्सिबल चेंज भी देखते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय यानी दोबारा से आप वही चीज प्राप्त कर लेंगे। जैसे हमने क्या कहा कि हमारे पास आइस थी, आइस का टेम्परेचर बढ़ा है तो वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और इस वाटर को दोबारा हमने लो टेम्परेचर पे रखा तो ये फिर आइस बन गई। तो ये रिवर्सिबल चेंज है, उत्क्रमणीय, कि हमारे पास जो पहले था सब्सटेंस वो हमने दोबारा से प्राप्त कर लिया। रिवर्सिबल फिजिकल चेंज कहीं कहीं पर इरिवर्सिबल भी आपको देखने को मिलता है। जैसे आपके पास एक बड़ी शीट थी कागज की और आपने वो कट कर दी शीट, साइज उसका छोटा हो गया, अब आप उससे पुनः वही शीट नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन वो कैसा चेंज है? वो फिजिकल ही चेंज है, पर कैसा है? इरिवर्सिबल टाइप का। क्लियर है? चलिए, और केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओके, क्या कहा जा रहा है कि जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है बच्चे? वो अनुत्क्रमणीय होता है। और जब अनुत्क्रमणीय होगा मतलब कि अब अगर आपके पास कोई एज सब्सटेंस था उससे आपने बी फॉर्म कर लिया तो इस बी से आप वापस ये ए नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय कहा जाता है। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड का पाचन हो जाता है, खाना पूरा पच जाता है तो क्या पचने के बाद आप उसको वापस वैसे ही सॉलिड फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं जो आपने खाना लिया होगा, सॉलिड या लिक्विड जो भी। ठीक है, नहीं प्राप्त कर सकते। या जब आप खाने को पकाते हैं, भोजन का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। वहां पर आप देखते हैं कि भोजन पक रहा है तो जितनी चीजें आपने खाने को बनाने के लिए पहले इंग्रेडिएंट्स लिए थे, क्या जब आपका पूरा रेसिपी जो भी था उसको फॉलो करके डिश तैयार हुई है, उस बने हुए खाने से आप दोबारा से वो इंग्रेडिएंट प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते।
ठीक है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आपने दाल बनाई है, तो दाल के लिए आपने दाल भी लिया होगा, पानी भी लिया होगा, थोड़ा ऑयल भी लिया होगा, कुछ मसाले भी लिए होंगे, और भी कई सारी वेजिटेबल्स भी डाली होंगी उनमें, वो सारी लिया होगा। ठीक है, तो पहले आपके पास अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, एक रेसिपी फॉलो किया आपने, और उसके बाद आपने दाल बना। अब दाल पक चुकी है, तो क्या आप उस पकी हुई दाल से दोबारा से वही इंग्रेडिएंट प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? ये इरिवर्सिबल हो गया, यानी अनुत्क्रमणीय, कि आप दोबारा से वही पुराना वाला, क्या कह रहे हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि जो ओरिजिनल चीज थी आपके पास पहले, या जो सबसे पहले आपके पास सब्सटेंस था, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनमें क्या हो गए, बेसिक अंतर हो गए। ये आपको सारे लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे पहले। जी, ऐसी चौखुटिया। ओके, वेरी गुड। तो कुछ नहीं है, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जहां पर हमने क्या कर दिया कि कोई चीज थी जो बहुत बड़ी थी, उसको काट पीट कर छोटा कर दिया, वो भौतिक परिवर्तन है। या उसके रंग में परिवर्तन कर दिया, वो भौतिक परिवर्तन है। या भौतिक अवस्था, यानी द्रव थी उसको ठोस कर दिया, ठोस थी द्रव कर दिया, द्रव से गैस बना दिया। तो ये सारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और क्या कर सकते हो, आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, वो सारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। केमिकल जो चेंज होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन, क्या कह रहा है, जैसे हमने क्या कहा, हमारे पास दाल भी थी, मसाले भी थे, सब कुछ मिला करके हमने एक कोई रेसिपी तैयार कर ली, डिश बना दी। ठीक है, तो वो क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। वहां पर कंपोजिशन चेंज हो गया है चीजों का। ओके, क्लियर है। और मैंने आपको लास्ट सेशन में एक एग्जाम्पल बताया था कि आपका जो मोमबत्ती का जलना होता है, उसमें आपको भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन दिखते हैं। कैसे? मोमबत्ती जब जलती है तो वहां पर मोम यानी वैक्स पिघल है आपको, तो उसमें क्या होता है, जब मेल्ट हो रही है वैक्स यानी पिघल रही है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, वो दोबारा से आपको दोबारा मोम प्राप्त हो जाती है। कैसे? जब वो ठंडी होगी तो फिर से मोम बन जाती है। क्लियर है? तो ये फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन। मोम पिघली तो सही, लेकिन दोबारा से आपको फिर सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में दोबारा वैसे ही प्राप्त हो गए। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन भी आपको होता हुआ दिखता है। किस चीज में? जो उसके अंदर थ्रेड होता है ना, धागा, बाती जिसे आप कहते हैं, जो जलती है, तो उसके जलते वक्त बहुत सारी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, जो कि आप क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर मोमबत्ती के जलने में जो मोम का पिघलना है वो भौतिक परिवर्तन है, और जो बाती का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है? दूसरा, हमने क्या बताया था, खाने का जो पाचन होता है, तो खाने को आप सबसे पहले मुंह में रखते हैं और क्या करते हैं, दांतों की सहायता से चबाते हैं। तो वो चबाना जो है वो आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। कैसे? कि जैसे आपने सिंपल, हमने चावल की बात की कि चावल आपने लिया, पूरा एक ग्रेन रहा होगा, दाना रहा होगा, उसको मुंह में रखा, फिर दांतों की सहायता से आपने उसे चबाया, तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ। यानी पहले जो बड़ा ग्रेन था उसको पीस करके आपने छोटा कर दिया, तो आकार में परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन। ठीक है, फिर जब वो आपके स्टमक तक जाता है, वहां बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स आपने पढ़े हैं, उनकी सहायता से पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो अब क्योंकि पहले सिर्फ हमने क्या कहा, डाइजेशन में दांतों द्वारा भोजन को चबाया गया, तो वो भौतिक परिवर्तन था। लेकिन जब वहां पर एंजाइम इंक्लूड हो गए, साथ में आपके एसिड भी आ गया पचाने में, तो वहां पर वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्लियर है? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन। दो चार आपको अंतर बेसिक पता होने चाहिए। पहला, भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनेगा। वहीं पर भौतिक परिवर्तन में उसके जो अवयवी घटक है, जिनको यहाँ पर बार बार कंपोजिशन कहा जा रहा है, वो अवयवी घटकों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन में अवयवी घटकों में परिवर्तन आता है। क्लियर है? और क्या कहा गया, भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल के साथ साथ इरिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय दोनों हो सकता है। जबकि केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन कैसा चल रहा है, अनुत्क्रमणीय चल रहा है।
जब हमने उदाहरणों की बात की तो भौतिक परिवर्तन में हमने देखा कागज को काटना, लकड़ी की किसी बड़े गुटके को काटकर छोटी छोटी लकड़ी के बॉक्सेस बनाना, साथ ही पानी की अवस्थाओं में परिवर्तन यानी पानी को उबलना, उसको जमा देना, ये सारे क्या हैं, भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में खाने को बनाना, खाने का पाचन, लोहे पर जंग लगना, ये सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर में भी हमने बहुत अच्छे से समझा था, अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जहां पर हमने क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैंडल ऑफ अ प्रेशर कुकर इज कवर्ड विद द थिक प्लास्टिक, एक्सप्लेन व्हाई। क्या होता है, प्रेशर कुकर तो सबके घर में होता है, जो जिसमें कि हम लोग खाना बनाते हैं डेली, उसका जो हैंडल होता है पकड़ने वाला, वो किसका, थिक प्लास्टिक का, मोटे से प्लास्टिक की कवरिंग रहती है हैंडल पे। तो क्यों रहती है, ताकि जो पूरा कुकर है वो किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है किसी, या अलॉय से बना हुआ है, जो क्या करता है, ऊष्मा को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह चलाता है, ठीक है। तो उससे हैंडल भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। प्लास्टिक का काम क्या होता है, प्लास्टिक एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता, यानी अपने में से ऊष्मा को बहने नहीं देता, इस वजह से आपको वो हैंडल गर्म होते हुए नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो हैंडल आपको उस ऊष्मा से बचाता है जो जिससे कि पूरा बर्तन गर्म हो गया। क्लियर है। आंसर लिखिए, एज वी नो दैट द प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसा कि हम जानते हैं प्लास्टिक क्या होता है, आपका ऊष्मा का कुचालक होता है बच्चे, ठीक है। तो ऊष्मा का कुचालक है, तो ऊष्मा का कुचालक होने की वजह से वो ऊष्मा का चालन नहीं करेगा। क्लियर है। ड्यू टू विच द हीट फ्रॉम द कुकर डज नॉट फ्लो। जो कुकर में हीट लगी है ना, ऊष्मा जितना वो गर्म हुआ है, तो वो हीट आपकी हाथों तक ना पहुंचे, इसलिए क्या किया जाता है, हीट फ्रॉम द कुकर डज नॉट फ्लो टू इट्स हैंडल, हैंडल तक ना पहुंचे, ठीक है। एंड वी कैन होल्ड इट इजीली, और हम आसानी से उस हैंडल को पकड़ ले। सो दिस इज अ रीजन बिकॉज ऑफ विच द हैंडल ऑफ अ प्रेशर कुकर इज कवर्ड विद द थिक प्लास्टिक। यही एक रीजन है जिसकी वजह से जो आपका प्रेशर कुकर है उसका जो हैंडल होता है वो थिक प्लास्टिक से कवर किया जाता है। क्लियर है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हमने कुछ और क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए, एक और प्रैक्टिस सेट हमने देखा जहां पर कि हमने कुछ प्रश्नों का उत्तर समझा। होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार किस प्रश्न को पूछा जाता है। अगर किसी प्रकार अगर किसी प्रश्न को पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप कैसे लिखें। क्लियर है। तो इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, घर में उनको पढ़ना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।